This video is only for the education and knowledge purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, क्राइम मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक छोटी सी प्रार्थना, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और हमारे इस छोटे से चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के एक शहर ग्वालियर के थाना थाटीपुर के थाना प्रभारी 5 अगस्त की रात करीब 3 बजे इलाके की गश्त लगाकर थोड़ा सुस्ताने के मूड में थे। तभी उनके पास किसी महिला का फोन आया। महिला ने कहा, सर मैं तृप्ति नगर से बोल रही हूँ, मेरे पति रविदत्त दुबे का मर्डर हो गया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इतना कहने के बाद महिला सिसकने लगी, अपना नाम तक नहीं बता पाई। थाना प्रभारी ने उससे कहा कि आप कौन बोल रही हैं, घटनास्थल और आसपास की लोकेशन के बारे में कुछ बताइए, यहाँ पास में और कौन सी जगह है, कोई चर्चित दुकान, शोरूम या स्कूल आदि है तो उसका नाम बोलिए। तो वो महिला ने जवाब दिया कि सर मैं भारती दुबे बोल रही हूँ, मैं तृप्ति नगर के प्रवेश द्वार के पास ही लोक निर्माण इलाके में टाइम कीपर दुबे जी का मकान पूछने पर आपको कोई भी बता देगा। घटनास्थल का किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करने की सख्त हिदायत देने के कुछ समय बाद ही थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घनी आबादी वाले उस इलाके में पहुंच गए। थाना प्रभारी RPS विमल और ASI तुलाराम कुशवाहा के नेतृत्व में पुलिस कर्मचारियों को अलसुबह देखकर वहां के लोग चौंक गए। लोगों से भारती दुबे का घर मालूम करके वह वहां पहुंचे। जब वह पहली मंजिल पर पहुंचे तो एक कमरे में भारती के पति रविदत्त दुबे की लाश पड़ी थी। पुलिस के पीछे पीछे कुछ और लोग भी वहां आ गए, उनमें ज्यादातर लोग परिवार के ही थे। थाना प्रभारी से लाश का मुआयना किया तो बिस्तर पर जहां लाश पड़ी थी वहां भारी मात्रा में खून भी निकला हुआ था। उनके पेट में गोली लगी थी, मुंह से भी खून निकल रहा था। लाश की स्थिति को देखकर खुद गोली मारकर आत्महत्या का भी अनुमान लगाया गया, किंतु वहां हत्या या किसी तरह के हथियार की कोई बात दिखाई नहीं दी। ना तो उन्हें वहां कोई हथियार नजर आया और ना ही कोई सुसाइड नोट मिला। घरवालों ने बताया कि उन्हें किसी ने सोते वक्त गोली मारी होगी। हालांकि इस बारे में सभी ने रात को किसी भी तरह का शोरगुल सुनने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी ने मौके पर फोरेंसिक टीम भी बुला ली। पुलिस को यह बात गले नहीं उतरी, फिर भी थाना प्रभारी ने हत्या के सुराग के लिए कमरे का कोना कोना छान मारा। उन्होंने घर का सारा कीमती सामान भी सुरक्षित पाया। इसका मतलब साफ था कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से नहीं की गई और ना ही बाहर से कोई घर में नहीं आया। अब बड़ा सवाल था कि जब बाहर से कोई आया ही नहीं तो रविदत्त को गोली किसने मारी। फोरेंसिक एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव ने रविदत्त के पेट में लगी गोली के घाव को देखकर नजदीक से गोली मारी जाने की पुष्टि की। जांच के लिए खोजी कुत्ते की मदद ली गई। कुत्ता लाश सूंघने के बाद मकान की पहली मंजिल पर चक्कर लगाता और उसके बाद नीचे कमरे में आ जाता। वहां कुछ समय घूमकर बाहर सड़क तक गया, फिर वापस बेडरूम में आया। बेड के इर्द गिर्द ही वह कुत्ता घूमता रहा। ऐसा उसने 3 बार किया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने बेडरूम सहित अन्य स्थानों के सबूत इकट्ठे किए। इस सारी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही भारतीय संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस को दुबे परिवार के बारे में भारती दुबे से जो जानकारी मिली वह इस प्रकार थी। ग्वालियर के थाटीपुर के तृप्ति नगर निवासी 58 वर्षीय रविदत्त दुबे अपनी पत्नी भारती, 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहते थे। रविदत्त लोक निर्माण विभाग में टाइम कीपर की नौकरी करते थे। उनकी नियुक्ति कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन शाखा में थी। साल 2006 में पहली पत्नी आभा की बेटे के जन्म देते वक्त मौत हो गई थी। उसके बाद उन्होंने साल 2007 में केरल की रहने वाली भारती नाम की इस महिला से विवाह रचा लिया था। वह हिंदी भाषी और भिन्न संस्कार समाज की होने के बावजूद दुबे परिवार में अच्छी तरह से घुल मिल गई थी। दुबे ने भारती से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के बाद भारती ने दिवंगत आभा के 3 बच्चों को अपनाने और उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहने दी थी। बड़ी बेटी कृतिका की शादी नयापुरा इटावा स्थित राम मोहन शर्मा के साथ हो चुकी थी, किंतु उसका ससुराल में विवाद चल रहा था। इस वजह से पिछले 3 सालों से वह अपने मायके में ही रह रही थी। छोटी बेटी सलोनी अभी अविवाहित थी। पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई बिंदुओं पर ध्यान किया। मृतक की पत्नी भारती और बड़ी बेटी कृतिका समेत छोटी बेटी सलोनी ने पूछताछ में बताया कि 4 से 5 अगस्त की आधी रात को तेज बारिश होने के कारण लाइट बार बार आ जा रही थी। रात तकरीबन 9 बजे खाना खाने के बाद वे अपने घर की पहली मंजिल पर बने बेडरूम में सोने के लिए चली गई।
घटना के समय परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में सोए हुए थे। भारती और बड़ी बेटी कृतिका को रात के 2:30 बजे हल्की सी आवाज सुनाई दी थी, तो उन्होंने हड़बड़ाकर उठकर लाइट का स्विच ऑन किया, इधर उधर देखा, वहां सब कुछ ठीक लगा। वह तुरंत बगल में रविदत्त दुबे के कमरे में गई, देखा बेड पर खून से लथपथ उनकी लाश पड़ी थी, उनके पेट से खून निकल रहा था। कृतिका और भारती ने उन्हें हिलाया डुलाया, तब भी उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। नाक के सामने हाथ ले जाकर उनको देखा गया, उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। फिर भारती ने दूसरे रिश्तेदारों को सूचित करने के बाद पुलिस को सूचित कर दिया। थाना प्रभारी दुबे हत्याकांड से संबंधित कुछ और जानकारियां उनको मिल गई थी। फिर भी वह हत्यारे की तलाश के लिए महत्वपूर्ण सबूत की तलाश में जुटे हुए थे। घटनास्थल पर तहकीकात के दौरान एएसआई तुलाराम कुशवाहा को दुबे की छोटी बेटी पर शक हुआ। कारण उसके चेहरे पर पिता के मौत से दुखी होने जैसे भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पाया कि सलोनी जबरन रोने धोने का नाटक कर रही थी, उसकी आंखों से एक बूंद आंसू तक नहीं निकले थे। घर वालों के अलग अलग बयानों के कारण दुबे हत्याकांड की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती ही जा रही थी। उसे सुलझाने का एकमात्र रास्ता कॉल डिटेल्स को अपनाने की योजना बनाई गई। मृतक और उसके सभी परिजनों के मोबाइल नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। कब किसने किससे बात की, उनके बीच क्या क्या बातें हुई, इनमें बाहरी सदस्य कितने थे, कितने परिवार के थे, वे कौन थे, इत्यादि कॉल डिटेल्स का अध्ययन किया गया। उनमें से एक नंबर ऐसा भी निकला जिस पर हर रोज लंबी बातें होती थी। पुलिस को जल्दी ही उस नंबर को इस्तेमाल करने वाले का पता चल गया। रविदत्त दुबे की छोटी बेटी सलोनी उस नंबर पर लगातार बातें करती थी। पुलिस ने उस फोन नंबर की जांच की तो वह नंबर परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार का नहीं था, बल्कि ग्वालियर में गल्ला कठोर के रहने वाले पुष्पेंद्र लोधी का था। पुलिस इस जानकारी के साथ पुष्पेंद्र के घर जा धमकी। वह घर से गायब मिला, इस कारण पुलिस का शक उस पर और भी गहरा हो गया। फिर पुलिस ने 14 अगस्त की रात को उसे दबोच लिया। उससे पूछताछ की। पहले तो उसने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन बाद में सख्ती होने पर उसने दुबे की हत्या का राज खोल कर रख दिया। साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि रविदत्त दुबे की हत्या उसने सलोनी के कहने पर की थी। उन्हें देसी तमंचे से गोली मारी गई थी। पुष्पेंद्र ने पुलिस को हत्या की जो वजह बताई वह भी हैरत से कम नहीं थी। पुलिस सुनकर दंग रह गई कि कोई इतनी सी बात पर अपने बाप की हत्या भी करवा सकता है। बहरहाल पुष्पेंद्र के अपराध स्वीकार किए जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि वह पिछले 1 साल से सलोनी का सहपाठी रहा है। सलोनी के अपने एक दूसरे सहपाठी करण राजौरिया से प्रेम संबंध थे और दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। उनकी तो सलोनी से केवल दोस्ती थी। तो उसने बताया कि एक बार करण के साथ सलोनी को रविदत्त दुबे ने घर में ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले देख लिया। अपनी बेटी को किसी युवक की बाहों में देखना रविदत्त को जरा भी गवारा नहीं लगा। उन्होंने उसी समय सलोनी के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बताते हैं कि तमाचा खाकर सलोनी तिलमिला गई थी। उसने अपने गाल पर पिता के चांटे का जितना दर्द महसूस नहीं किया, उससे अधिक उसके दिल को चोट लगी। उस वक्त करण तो चुपचाप चला गया, लेकिन सलोनी बहुत दुखी हो गई। वह इस सारी बात को उसने अपने दोस्त पुष्पेंद्र को भी बताई। फोन पर ही पुष्पेंद्र ने सलोनी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसकी सलाह सुनने को राजी नहीं हुई। करण के साथ पिता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, उसके सामने थप्पड़ मारे जाने से बेहद अपमानित महसूस कर रही थी। अपनी पीड़ा दोस्त को सुनाकर उसने अपना मन थोड़ा हल्का किया। उसने बताया कि इस घटना से करण भी बहुत दुखी हुआ था। उसके बाद से उसने एक बार भी सलोनी से बात नहीं की, जिससे उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सलोनी समझ रही थी कि उसके पिता उसकी मोहब्बत के दुश्मन बन बैठे हैं। इस तरह सलोनी लगातार फोन पर पुष्पेंद्र से अपने दिल की बातें बताकर करण तक उसकी बात पहुंचाने का आग्रह करती रही। एक तरफ उसे प्रेमी द्वारा उपेक्षा किए जाने का गम था, तो दूसरी तरफ पिता द्वारा अपमानित किए जाने की पीड़ा। सलोनी बदले की आग में झुलस रही थी। उसने पिता को ही अपना दुश्मन समझ लिया था। कुछ दिन गुजरने के बाद पुष्पेंद्र की बदौलत सलोनी की करण से मुलाकात हो गई। उसने मिलते ही करण से माफी मांगी और फिर कहा कि तुम अब भी दुखी हो। करण झेपते हुए बोला कि मैं कर भी क्या सकता था उस वक्त। सलोनी ने बात का जवाब दिया कि सारा दोष पापा का है, उन्होंने तुम्हें बहुत भरा बुरा कहा। करण ने उसका जवाब दिया कि तुम्हें भी तो थप्पड़ जड़ दिया, कम से कम वह तुम्हारी राय तो जान लेते एक बार।
यही तकलीफ तो मुझे भी है। आप देखा ना, ताव सीधा थप्पड़ जड़ दिया। माँ रहती तो शायद यह सब नहीं होता, माँ सब कुछ संभाल लेती। कहते हुए सलोनी की आंखें नम हो गई। उसके बाद करण ने उसे सुझाव दिया कि कोई बात नहीं, मैं उनसे एक बात कर लूं। उस पर सलोनी बिफरती हुई बोली कि अरे कोई फायदा नहीं होने वाला, दीदी को लेकर वह हमेशा गुस्से में रहते हैं। दीदी की मर्जी से शादी नहीं हुई थी, नतीजा देखो, उनका घर नहीं बस पाया, ना पति अच्छा मिला ना ससुराल। 3 साल से मायके में हमारे साथ बैठी हैं। करण ने सलोनी से पूछा कि क्या वो तुम्हारी भी शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं। सलोनी गुस्से में बोली, ऐसा करने से पहले मैं उन्हें हमेशा के लिए शांत कर दूंगी। करण इस बात से घबरा गया और उसने पूछा कि क्या मतलब है तुम्हारा। सलोनी ने जवाब दिया, मेरा मतलब एकदम साफ है, बस तुमको साथ देना होगा। उनके जीते भी हम लोग एक नहीं हो पाएंगे, हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। करण ने पूछा, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। इस पर सलोनी ने उसके कान के पास जाकर धीमे से जो कहा उसे सुनकर करण चौंक गया। अचानक मुंह से आवाज निकल पड़ी, यह क्या कह रही हो तुम। सलोनी ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूं, पापा को रास्ते से हटाए बगैर कुछ नहीं होगा, और हाँ यह काम तुम्हें ही करना होगा। सलोनी ने जवाब दिया। करण बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, हत्या जैसा घिनौना काम। करण ने एक झटके में सलोनी के प्रस्ताव पर पानी फेर दिया। उसने नसीहत देते हुए उसे भी ऐसा करने से मना किया। सलोनी से 2 टुक शब्दों में उसने कहा कि भले ही वह उससे किनारा कर ले, मगर ऐसा वह कतई ना करे। उसके बाद करण अपने गांव चला गया। उसने अपना मोबाइल भी बंद कर लिया। करण से उसका एक तरह से संबंध खत्म हो चुका था। यह बात उसने पुष्पेंद्र को बताई। पुष्पेंद्र ने सलोनी से बोला कि करण जाने के बाद उसका दुनिया में उसके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए दोस्त होने के नाते वह उसकी मदद करे। उसने तर्क दिया कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो उसका हाल भी उसकी बड़ी बहन जैसा हो जाएगा। एक तरह से सलोनी ने पुष्पेंद्र से हमदर्दी की उम्मीद लगा ली थी। पुष्पेंद्र सलोनी की बातों में आ गया। वह उसकी लच्छेदार बातों और उसके कमसिन हुस्न के प्रति मोहित हो गया था। मोबाइल पर घंटों बातें करते हुए सलोनी ने एक बार कह दिया था कि वह उसे करण की जगह देखती है और उससे प्रेम करती है। करण तो बुज़दिल और मतलबी निकला, लेकिन उसे उस पर पूरा भरोसा है। यदि वह इस काम को कर दे तो दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। उसने पुष्पेंद्र को हत्या के एवज में 1 लाख रुपए देने का भी वादा किया। पुष्पेंद्र पैसे का लालची था। उसने सलोनी की बात मान ली और फिर योजनाबद्ध तरीके से 4 अगस्त 2021 की रात को तकरीबन 10 बजे उसके घर चला गया। सलोनी ने उसे परिवार के लोगों की नजरों से बचाकर नीचे के कमरे में छिपा दिया, जबकि परिवार के लोग पहली मंजिल पर थे। कुछ देर बाद जब घर के सभी सदस्य गहरी नींद में सो गए तो रात के 2:30 बजे सलोनी नीचे आई और पुष्पेंद्र को अपने साथ पिता के कमरे में ले गई, जहां वह सो रहे थे। रवि दत्त अकेले गहरी नींद में पीठ के बल सो रहे थे। पुष्पेंद्र ने तुरंत तमंचे से रवि दत्त के पास जाकर गोली मारी और तेजी से भागकर अपने घर आ गया। पुलिस के सामने पुष्पेंद्र द्वारा हत्या का आरोप कबूलने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। सलोनी को भी तुरंत थाने बुलाया गया। जैसे ही थाना प्रभारी ने उससे उसके पिता की हत्या के बारे में पूछा तो वह नाराज होती हुई बोली, सर मेरे पिता की हत्या हुई है और आप मुझसे ही सवाल जवाब कर रहे हैं। यहां तक कि सलोनी ने परेशान करने की शिकायत गृह मंत्री तक से करने की धमकी भी दी। थाना प्रभारी BS विमल ने जब पुष्पेंद्र लोधी से मोबाइल पर पिता की हत्या से पहले और बाद की बातचीत का हवाला दिया, तब सलोनी के चेहरे का रंग उतर गया। तब थाना प्रभारी विमल ने पुष्पेंद्र द्वारा दिए गए बयान की रिकॉर्डिंग उसे सुना दी। फिर क्या था उसके बाद तो सलोनी अब झूठ नहीं बोल सकती थी। अंततः सलोनी ने भी कबूल कर लिया कि उसने ही अपने पिता की हत्या करवाई है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को रवि दत्त दुबे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया, जहां से उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपने देखा एक छोटी सी बात पर एक पिता ने एक लड़की को थप्पड़ मारा और उसने अपने पिता का ही कत्ल करवा दिया। ये आजकल के बच्चों की एक सच्चाई है। ये काफी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इनका एक जो ध्यान रखने का तरीका या इनका एक जो स्वभाव होता है वो पिछली जनरेशन से काफी अलग होता है। तो दोस्तों ध्यान रहिए, अपने स्वस्थ रहिए, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे नई कहानी के साथ।